स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 7.12। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल N2 एंड फास्फोरस एज P4Y और नाइट्रोजन इज अ गैस बट फास्फोरस इज अ सॉलिड Y। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस तरह से है कि जो नाइट्रोजन है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, जो फास्फोरस है वो P4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। क्यों होता है? या फिर इस तरह से कि नाइट्रोजन जो है गैस है लेकिन फास्फोरस सॉलिड होता है, क्यों? देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस तरह से है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है तथा फास्फोरस P4 अणु के रूप में पाया जाता है, क्यों? या फिर इस तरह से कि नाइट्रोजन गैस है किंतु फास्फोरस ठोस, क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका आंसर इस तरह से हमें लिखना है। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जिसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो 1s2 2s2 2p3 इस तरह से होगा। ठीक, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज जो है स्मॉल होता है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। अब ये पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हम पहले 2p को इस तरह से लिखेंगे, इसके 3 इलेक्ट्रॉनों को हमने इस तरह से लिख दिया 1 2 3। सिमिलरली 2p के फिर हमने इलेक्ट्रॉन को लिखा 1 2 एंड 3। ठीक है, अब होता यह है कि पहला वाला ऑर्बिटल px, सेकेंड वाला py, थर्ड वाला pz, सिमिलरली यहाँ पर भी px py pz। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या होता है? ओवरलैपिंग हो जाती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये p के जो 3 अनपेयर्ड हैं, इस p के 3 अनपेयर्ड के साथ पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक है, तो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से ये जो एन और ये एन के जो 3 और 3 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर 3 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये N2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में हमको नज़र आता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि नाइट्रोजन एटम का साइज क्या है? स्मॉल है, जिसकी वजह से क्या, इस नाइट्रोजन एटम पर ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच में रिपल्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल में वीकर वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक, इसीलिए रूम टेम्परेचर पर ये क्या होता है? ये गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन का स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और ये पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, इनके मॉलिक्यूल्स में वीकर वंडरवाल फोर्स होते हैं, इसीलिए ये N2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसी तरह से अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस का आपको पता है एटॉमिक नंबर 15 होता है। ठीक, जिसको हम लिख सकते हैं नियॉन 10 3s2 3p3। ठीक, अब 3p3 के इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3p 1 2 एंड 3, इस तरह से लिखेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे, सुनिए, कि फास्फोरस का जो एटॉमिक साइज है वो नाइट्रोजन से क्या होता है? बड़ा होता है, यानी कि फास्फोरस का एटॉमिक साइज लार्ज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसकी? कम, यानी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसीलिए क्या होता है कि इसमें एक पी के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे पी के अनपेड इलेक्ट्रॉनों के साथ मल्टीपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब ये मल्टीपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका रीज़न है ना कि इसका लार्ज साइज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इसकी? कम है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इस
फास्फोरस के पास ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 अलग अलग फास्फोरस के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाकर पिरामिडल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे? कि इस फास्फोरस के पास ये देखिए, ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको आप इस तरह से लिख दीजिए। लिखा आपने? ठीक। लिखने के बाद क्या होगा कि अब देखना ये क्या कर सकता है, ये 3 अदर फास्फोरस के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। देखो, एक तो फास्फोरस यहां से लिंक हो जाएगा, एक फास्फोरस यहां लिंक हो जाएगा। अब ऊपर हम अनपेयर्ड ना बना करके हम नीचे की तरफ अनपेयर्ड बना देते हैं। कहां पर? यहां पर। ठीक। तो अब ये क्या करेगा, एक अदर फास्फोरस से इस तरह से 3 अदर फास्फोरस से ये लिंक हो जाएगा। लिंक होगा तो इसका शेप कौन सा बनेगा, ये देखिए, इस तरह का शेप बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का शेप बन जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पिरामिडल शेप। आगे समझ में? यानी एक फास्फोरस के पास जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 अदर फास्फोरस के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना करके लिंक हो जाते हैं और ये पिरामिडल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए, इस फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3, इस फास्फोरस ने भी 1 2 3, इस फास्फोरस ने भी 1 2 3, इस फास्फोरस ने भी 1 2 3। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये P4 मॉलिक्यूल है। ठीक है, और हम यहां पर देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो शेप हमें दिख रहा है, ये पिरामिडल शेप है। कौन सा शेप है डियर? पिरामिडल शेप। तो अब आपने देख लिया कि ये P4 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि ये सॉलिड स्टेट में होता है। क्यों होता है सॉलिड स्टेट में? क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर जो फास्फोरस एटम है उसका लार्ज एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए क्या होता है कि इस फास्फोरस और इस फास्फोरस के बीच में रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। रिपल्शन कम होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो P4 मॉलिक्यूल है ये सॉलिड स्टेट में होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पूरा पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम फिर से आते हैं। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है, नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है तथा फास्फोरस P4 अणु के रूप में पाया जाता है, या फिर नाइट्रोजन गैस है जबकि फास्फोरस ठोस है। क्यों? तो देखिए, नाइट्रोजन परमाणु का आकार छोटा होता है, ऋण विद्युतता क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पी पाए बहुबंध का निर्माण कर लेता है। अब ये पी पाए बहुबंध का निर्माण कैसे करता है? तो देखिए, नाइट्रोजन का परमाणु आकार 7 है, जिसको हम 1:2:2p3 लिखेंगे, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे लिखेंगे। ये एक नाइट्रोजन का हो गया, दूसरे नाइट्रोजन के भी हमने 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर लिया। आपको पता है पहला px py pz है। तो होता ये है कि इस p के जो 3 अनपेयर्ड 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ये दूसरे p के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ मिल करके ये p पाई बहुबंध का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों के मध्य 3 सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाता है। अब जब 3 सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा तो ये N2 अणु के रूप में उपस्थित रहेगा। ये N2 अणु के रूप में क्या उपस्थित रहेगा। दूसरी बात, इस N2 अणु को अगर आप देख रहे हैं तो चूंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा है, उच्च ऋणविकता है, तो इन नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रतिकर्षण ज्यादा होने की वजह से इस N2 अणु के मध्य दुर्बल वंडरवाल बल कार्य करेंगे। दुर्बल वंडरवाल बल कार्य करेंगे, यानी कि इन N2 मॉलिक्यूल्स में वीकर वंडरवाल फोर्स होगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में, रूम टेम्परेचर पर ये गैस की अवस्था में रहेगा। ठीक, जबकि दूसरी ओर अगर हम देखें, यहाँ पर फास्फोरस का परमाणु आकार बड़ा होता है, ऋण विद्युतता कम होती है, जिसके कारण इसमें पी पाए बहुबंध का निर्माण नहीं होता। ठीक है,
देखिए कैसे, यहाँ पर फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, जिसको हम नियॉन 10 3s2 3p3 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो 3p3 है उसके 3 इलेक्ट्रॉनों को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये px py pz होता है। अब होता ये है कि यहाँ पर जो फास्फोरस इसका आकार बड़ा है, ऋणात्मकता कम है, इसीलिए ये दूसरे p के साथ p पाई बहुबंध का निर्माण नहीं करेगा। यहाँ पर ये होता है कि ये एक फास्फोरस जो है 3 अन्य फास्फोरस के साथ एकल बंध द्वारा क्या ये जुड़ जाएगा, क्योंकि इस फास्फोरस के पास पता है आपको 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, ये देखिए। तो ये फास्फोरस क्या करता है, 3 अन्य फास्फोरस के साथ इस तरह से, ये देखिए 3 फास्फोरस लिख दिए मैंने, तो उनके साथ ये सहसंयोजक बंध बनाएगा। देखो, एक, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, ठीक है, और ये पिरामिडीय संरचना का निर्माण कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर जितने भी फास्फोरस हैं वो सारे के सारे ने 3 बंध बना रखे हैं। देखो, एक सहसंयोजक बंध, दूसरा, तीसरा। इस फास्फोरस को देखो 1 2 एंड दैट इज अ 3, ये 3, ठीक है, ये 3। इस फास्फोरस को देखो तो ये भी 1 2, ये 3। इसको देखो, ये भी 1 2 एंड 3। इस तरह से फास्फोरस P4 अणु, P4 मॉलिक्यूल के रूप में होता है। और ये जो P4 मॉलिक्यूल है, इसमें अगर आप इस P और इस P को देखें तो इनके आकार फास्फोरस का बड़ा होता है, इसलिए लोन पेयर यानी कि एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण कम होता है। प्रतिकर्षण कम होने की वजह से इस P4 अणु में फास्फोरस परमाणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। प्रबल आकर्षण बल होने के कारण ये कमरे के तापमान पर, ठीक है, ये ठोस अवस्था में होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि P4 मॉलिक्यूल अवस्था में अगर है तो इसकी जो संरचना बनती है वो पिरामिडीय संरचना बनती है। ये देखिए, पिरामिड यानी पिरामिडल शेप बनता है। और ये कमरे के तापमान पर क्या होता है, ये ठोस अवस्था में होता है, यानी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो क्लियर, अगर आपको अभी भी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब नया क्वेश्चन देखिए हमारे सामने, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.18। क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाई इज डाइऑक्सीजन अ गैस बट सल्फर इज अ सॉलिड, व्हाई। ठीक है, इसका क्वेश्चन भी ऐसे हो सकता था, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एंड सल्फर एसेट फॉर्म में होता है, क्यों। ठीक है, हिंदी में सुने, क्यों डाइऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक ठोस है। या फिर इसका क्वेश्चन दूसरे प्रकार से हो सकता था कि ऑक्सीजन O2 के रूप में और सल्फर एसिड के रूप में होता है, क्यों। तो एक ही बात है। अब जरा देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, बिल्कुल सेम आंसर हमें वैसे ही लिखना है इसका। देखिए, ऑक्सीजन का स्मॉल एटॉमिक साइज होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु आकार छोटा है और ऋण विद्युतता इसकी उच्च होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक फास्फोरस के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे फास्फोरस के अनपेड इलेक्ट्रॉनों से मिलकर पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, इस 2p में py pz में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इधर भी देखिए py और pz में है, तो इनके बीच में क्या होता है, ये ओवरलैपिंग हो जाती है, इनके बीच में अनपेड के बीच में। एक बार फिर से सुनिए, देखिए यहाँ 2p में ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2p में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इनके मध्य क्या होता है, अति व्यापन हो जाता है, जिसकी वजह से पी पाई ये बहुबंध का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब जब पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग पी पाई बहुबंध का निर्माण हो जाएगा तो क्या होगा कि इसके अणुओं में वीकर वंडरवाल फोर्स, दुर्बल वंडरवाल बल कार्य करेंगे। ठीक है, और ये O2 के रूप में उपस्थित होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के लिए है, ये भी ऑक्सीजन के लिए है, तो ये O2 के रूप में तो रहेगा, मगर एक और एक यहाँ पर 2 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, ये O2 की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है रूम टेम्परेचर पर ये क्या रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि इसका एटॉमिक साइज जो है स्मॉल है और इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा,
यहाँ जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इनके मध्य प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल में वीकर वंडरवाल फोर्स यानी कि दुर्बल आकर्षण बल होगा, दुर्बल वंडरवाल बल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर ये गैस स्टेट में रहेगा, ठीक है। जबकि दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का एटॉमिक साइज क्या होता है, लार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसका परमाणु आकार बड़ा होता है, ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। इसकी वजह से इसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, पी पाई बहुबंध का निर्माण नहीं होता। तो होता यह है कि यहाँ पर जो ये P के पास जो दो अनपेड है, P के पास जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, सल्फर दो अदर सल्फर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर सिंगल बॉन्ड के थ्रू पकड़ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। यहां पर सल्फर के पास ये दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, एक सल्फर दो अदर सल्फर एटम के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पकड़ स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। फिर से हिंदी में सुने, यहां सल्फर के पास जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये सल्फर दो अन्य सल्फर के साथ मिलकर क्या, पुटित वलय संरचना का निर्माण करता है, ठीक है। अब पुटित वलय संरचना यानी कि पकड़ स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सल्फर को इस तरह से बनाएंगे, देखिए ऐसे, ये सल्फर हमने बनाया, ध्यान से देखिएगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से, यानी जो ऊपर के आपको 3 सल्फर नज़र आ रहे हैं ये एक ही प्लेन में है, फिर नीचे वाले थोड़े से नीचे हैं। उसके बाद फिर से देखना क्या करेंगे, हम इस सल्फर के नीचे दूसरा सल्फर बनाएंगे, इस सल्फर के नीचे दूसरा सल्फर बनाएंगे, इस सल्फर के नीचे दूसरा सल्फर बनाएंगे, और इसको इस तरह से लिंक कर देंगे, कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है डियर, इसको हम लोग बोलते हैं पकड़ स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको डियर, हम पकड़ स्ट्रक्चर, PUCKERED, पकड़ स्ट्रक्चर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। इसको हिंदी में कहते हैं पुटित वलय संरचना। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स इसको, पुटित वलय संरचना, पुटित वलय संरचना। तो अब आपको समझ में आ गया क्या, कि एक सल्फर के पास जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अदर 2 सल्फर के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू S8 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो कितने मॉलिक्यूल हैं ये कितने एटम है टोटल, 8। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम लोग बोलेंगे S8 मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये जो है कैटेनेशन फॉर्म में होते हैं, ये श्रृंखला के रूप में ये पाए जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया ना। अब इसके एक एक पॉइंट को फिर से समझिए आप, देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि सल्फर का एटॉमिक साइज लार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी लो होती है, इसका परमाणु आकार बड़ा होता है, ऋणात्मकता कम होती है, जिसकी वजह से ये पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता, जिसकी वजह से ये पी पाई बहुबंध का निर्माण नहीं करता। होता यह है कि इस फास्फोरस के पास, माफ़ करना, इस सल्फर के पास जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए किस तरह से, इस सल्फर के पास जो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये, तो ये दो अदर यानी 2 अदर सल्फर के साथ मिलकर, ये देखिए 1 एंड देयर इज अ 2, ये देखिए कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर इस तरह से ये सल्फर भी यही करेगा, है ना, 2 अदर सल्फर के साथ, पहले इसके साथ, फिर एक और दूसरे सल्फर के साथ मिलकर के, है ना, 2 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये इस तरह से ये एसिड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब जैसा कि आपको पता है कि सल्फर एटॉमिक का जो साइज होता है वो लार्जर है, तो इसके पास जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इनके बीच में रिपल्शन क्या होता है, कम होता है, इनके बीच में प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। इसीलिए इस मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, प्रबल आकर्षण बल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, और ये एसिड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहता है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका एक स्टाइल और बताता हूँ कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये कैसे, सपोज
मान लो अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो बोलता है आपसे नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस सॉलिड है, ठीक है, या फिर बोलता है O2 गैस है, या फिर सल्फर जो है वो सॉलिड है, तो आप समझ जाना कि ये जो N2 गैस है इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। देखिए कैसे, अगर आप ध्यान से देखें इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, N ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा, इस O2 को भी बना लीजिए आप O डबल बॉन्ड O, तो आप समझ गए यहाँ पर एक पाई, ये दो पाई होते हैं, बीच में एक सिग्मा, इसमें एक पाई होता है, इसमें सिग्मा, यानी कि आप समझने की कोशिश करो कि इस N2 मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और इस O2 मॉलिक्यूल में भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब इसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, है ना, इसमें भी पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, और जिसमें भी पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होती है उनके मॉलिक्यूल में वीकर वैन डेर वाल्स फोर्स होते हैं और वो गैसेस स्टेट में होता है। ठीक, अगर आप P4 यानी सल्फर फास्फोरस की बात करोगे और सल्फर की बात करोगे तो आपको पता है कि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है ना कि सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं होगी, पी पाई बहुबंध का निर्माण इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा, जिसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होंगे, ये भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में रहेगा। ये एक मैंने ऑब्जर्वेशन बताया था, ठीक है। और आपको पता है जब सॉलिड स्टेट में रहेंगे मॉलिक्यूल तो नेचुरली क्या है कि मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी कि प्रबल आकर्षण बल होगा, और ये रूम टेम्परेचर पर मैंने बताया ना सॉलिड स्टेट में है, ये भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो क्लियर तो हो रहा है ना डियर स्टूडेंट्स? आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो फिर आपको जैसे मैंने आंसर बताए हैं, है ना, इसी तरह से आपको आंसर लिखना है, जैसे मैंने आपको जिस तरह से आंसर बताया है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फास्फोरस का P4 मॉलिक्यूल का आपको ये पिरामिडल यानी पिरामिडी संरचना बनाना है। और अगर हम सल्फर की क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, ये सल्फर का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, तो इसमें अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको नेचुरल है कि इस तरह से पकड़ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पुटित वाले संरचना बनाना पड़ेगी। तो समझ रहे हो ना? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, ये है NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है 7.4। ठीक, क्वेश्चन किस तरह से है? क्वेश्चन है व्हाई डज NH3 फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 डज नॉट। NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट बट PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। व्हाई? हिंदी में सुने, NH3 हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु PH3 नहीं, क्यों? या फिर NH3 का क्वथनांक PH3 के क्वथनांक से ज्यादा होता है, क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अब आपको यहां पर एक बात का नॉलेज होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशंस क्या होती हैं, हाइड्रोजन बंध बनाने की शर्तें क्या होती हैं। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पहली कंडीशन है स्मॉल एटॉमिक साइज होना चाहिए और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्ड को ओबे करती हैं, ठीक है। हिंदी में सुने, हाइड्रोजन बंध बनाने की शर्तें क्या है? पहला, परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए और ऋण विद्युतता क्या होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। और आप ये भी जानते हैं क्या कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी फोन अगर है तो समझ जाना आप कि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये स्मॉल एटॉमिक साइज है इसमें और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है इसके अंदर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या आप इसका आंसर भी आपको इसी तरह से देना है। जैसे क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन है NH3 और यहाँ पर बात आती है PH3। पहला क्वेश्चन तो यही है कि NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, PH3 नहीं बनाता। तो आप बता सकते हो कि फास्फोरस के कंपैरिजन में नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज स्मॉल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसीलिए NH3 में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए इसको आप इस तरह से शो कर दीजिए,
वंस मोर, एक बार फिर से बना दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, आप यहाँ पर लिख दीजिए क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ गया। यस। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर एक बार फिर से बात करते हैं। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या है, स्मॉल एटॉमिक साइज होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए, यानी कि परमाणु आकार छोटा होना चाहिए और ऋणात्मकता उच्च होनी चाहिए। अब आपको पता है, अगर हम पीएच3 में देखें तो यहाँ फास्फोरस को देखेंगे हम, और NH3 को देखें तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन को देखेंगे। तो फास्फोरस के कंपेरिजन में नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज स्मॉल होता है ना, और फास्फोरस के कंपेरिजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो ये दोनों कंडीशन को ओबे कर रहा है, इसीलिए NH3 में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गई। अब आप पीएच3 में क्या बोलोगे कि पीएच3 हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन ओबे नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक साइज लार्जर है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या कम है, इसलिए पीएच3 में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन इस तरह से था इसी का कि NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और पीएच3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, NH3 का क्वथनांक ज़्यादा होता है, पीएच3 का कम होता है, तो उसका आंसर भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पीएच3 में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, कम रहता है। लो, ये आंसर हो गया। तो आंसर आप अपने तरीके से आप इस आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, क्या कि क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो दो कंडीशन मैंने बताई हैं, स्मॉल एटॉमिक साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये दोनों कंडीशन जिसमें भी होंगी उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और वो लिक्विड स्टेट में होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हिंदी में सुने, जिसमें भी ये दो शर्तें होंगी, परमाणु आकार छोटा, ऋणात्मकता उच्च, तो वह यौगिक द्रव अवस्था में होगा और उसका क्वथनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको और अगर आगे की तरफ लेके चलूँ तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। और भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं इसके अलावा। जैसे आप यहाँ देखें, एक क्वेश्चन H2O H2S, फिर देखिए HF HCl, फिर देखिए यहाँ पर NH3 PH3, देख लिया आपने। तो यहाँ पर वही चीज़ आ रही है समझ में। क्वेश्चन देखो ये आएगा, H2O लिक्विड है, H2S गैस क्यों, HF लिक्विड है, HCl गैस क्यों, NH3 लिक्विड है, PH3 गैस क्यों, या फिर ऐसे H2O का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज़्यादा होता है क्यों, HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl से ज़्यादा होता है क्यों, या फिर NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से ज़्यादा होता है क्यों। तो इन सब का आंसर वही क्या, देखो ना, नंबर 1 स्मॉल एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, ये देखिए स्मॉल एटॉमिक साइज, और नंबर सेकंड क्या, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी, यानी कि परमाणु आकार छोटा होना चाहिए, ऋणात्मकता उच्च होनी चाहिए। तभी तो मैंने आपको फ़ोन बताया था, देखो ना, ये फ़ोन याद रख लो। अब देखो, इस फ़ोन में अगर आप ध्यान से देखें, ऑक्सीजन इसमें है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और लिक्विड स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, खत्म। इसमें फ़ोन में से कोई दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये लिक्विड स्टेट में नहीं है, यानी गैस स्टेट में है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है। फिर से देखो इसके अंदर ये F है, इसके अंदर, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये लिक्विड स्टेट में है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये गैस स्टेट में है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। फिर से देखिए इसमें N है, तो क्या बोलेंगे आप, इस NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इस PH3 में आप देख सकते हैं FON है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे आप ये कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए गैस स्टेट में है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये आप ट्रिक के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, वरना तो आंसर मैंने आपको बताया ही है कि आपको आंसर किस तरह से लिखना है। ठीक है, आपको उसी तरीके से इस आंसर को आपको बताना है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। कैसे, इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, NH3 हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट बट PH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट, वाई।
या फिर ऐसे NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, PH3 में नहीं होता है, क्यों? तो मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या होती है, स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो आप बोल सकते हो कि PH3 कंपेरिजन में NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि NH3 में जो नाइट्रोजन होता है इसका स्मॉल एटॉमिक साइज होता है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसीलिए NH3 में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एसोसिएट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पास पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये लिक्विड स्टेट में होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है। सिंपल। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास है अगला क्वेश्चन, NCERT एक्सरसाइज का 7.10। क्वेश्चन है, व्हाई डज R3P डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट बट R3N डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट वेयर R अल्काइल ग्रुप। हिंदी में सुने, R3P डबल बॉन्ड O पाया जाता है जबकि R3N डबल बॉन्ड O नहीं पाया जाता, क्यों? और यहाँ पर R एल्किल समूह है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें इसको, R3P डबल बॉन्ड O में जो मेन एटम है वो फास्फोरस है। यहाँ पर R3N डबल बॉन्ड O में जो मेन एटम है वो कौन है? नाइट्रोजन है। तो आपका ध्यान यहाँ पर नाइट्रोजन पर रहना चाहिए और यहाँ पर जो है फास्फोरस पर रहना चाहिए। ठीक, चलिए पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन की। ठीक, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 होने की वजह से इसको हम किस तरह बना सकते हैं, ये देखिए 2 और 5 इस तरह से कर लीजिए। ये n=1 हो जाएगा और ये n=2 हो जाएगा। आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो हम इसको 2 और 5 लिख सकते हैं, फिर n=1 n=2 लिख दो, लिख दिया। अब आउटर मोस्ट शेल को हमें ध्यान में रखना है, बिकॉज यहाँ पर n=2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 सबशेल होंगे sp। ठीक है, हमने क्या लिख दिया? sp। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 और 2 लिख दो, फिर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2s2 और ये 2p3, इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक, इसके जस्ट बाद अगर हम इसको हुंस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो क्या लिख सकते हैं डियर इसको, ये देखिए 2s में आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2, और 2p में आप 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख दीजिए, ये ऐसे लिख दिया आपने। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो ये नाइट्रोजन जो है 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, 3 सहसंयोजक बंध बना सकता है। मगर आप यहाँ देखिए यहाँ कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं? 3 तो रेडिकल के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ, तो टोटल बॉन्डिंग कितनी हो रही है यहाँ पर? 5। ठीक है, और जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस नाइट्रोजन के पास तो ओनली 3 अनपेड है, तो ये अपने नंबर ऑफ अनपेड 5 तो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस नाइट्रोजन एटम का साइज स्मॉल है और इसमें s और p ऑर्बिटल ही होते हैं, इसमें d ऑर्बिटल यानी d डज नॉट प्रेजेंट, इसमें डज नॉट प्रेजेंट, इसमें d ऑर्बिटल क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, अब d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से क्या होता है कि ये अपने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं कर पाता है, इसमें d रिक्त कक्षक नहीं होने के कारण ये अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाता है, ये 3 से 5 नहीं कर पाएगा। इसके पास 3 अनपेड है तो 3 ही रहेंगे। जबकि अगर आप फास्फोरस को देखें, यहाँ पर देखिए फास्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15। 15 को कैसे लिखेंगे आप? 2 8 3 ऐसे लिखेंगे। अब आप देख सकते हो n=1 n=2 n=3 हमने कर दिया। वैलेंस शेल यानी बाहरी कोश में n=3 है तो यहाँ पर 3 सब शेल होंगे s p एंड d। ठीक है, माफ करना, यहाँ पर फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो 285 होगा, सॉरी हाँ ये 285। तो यहाँ पर आपने देखा क्या हुआ कि n=3 है यहाँ पर, तो सब शेल कितने होंगे? 3 होंगे, s p और d, ये आपने d तक कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर बिकॉज 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे लिखोगे उसको? s में 2 और p में 3, तो ये 5 हो जाएंगे।
तो पहले आप ये देखिए n इक्वल टू 3 है तो सबके आगे 3 लगा दो, 3 3 3 ऐसा लगा दो। अब इलेक्ट्रॉन 5 है तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन कर दो और 3p में कितने कर दो 3, और 3d में क्या कर दो 0। ये आपने 3d में क्या कर दिया डियर 0 कर दिया। अब आप देखिए इसको हुड्स रूल के अकॉर्डिंग लिखो, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है डियर ये 2, और 3p में कितने हैं यहाँ पर ये देखिए 3, और 3d इसका क्या खाली है तो हम वैकेंट ऑर्बिटल को लिख देते हैं इसके, ये हमने खाली लिख दिया। अब आप खुद देखो कि फास्फोरस का एटॉमिक साइज नाइट्रोजन से लार्जर है, फास्फोरस का परमाणु आकार नाइट्रोजन से क्या बड़ा है, इसलिए इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अब डी ऑर्बिटल होने से क्या होता है कि ये अपने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर लेता है, ये अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि कर लेता है। क्योंकि एक्साइज स्टेट में क्या होगा कि अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। मगर एक्साइज स्टेट में क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है ये क्या हो जाएगा अनपेयर्ड हो जाएगा। देखो कैसे, यहां पर बचेगा 1, ठीक है, और पी में कितने हो जाएंगे यहां पर 3, और ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला गया डी में। तो देखो हम यहां कर लेते हैं, ये देखिए डी में कर दिया मैंने। इस तरह से क्या हुआ कि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये देखिए इसके पास कितने हो गए 1 2 3 4 5, क्योंकि एक डी में आ गया। भाई 3s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया 3d में, ये 3d है भाई, देखो 3s 3p 3d, ये 3d है ना। तो इसलिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 हो गए, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। तो इसीलिए ये R3p तो बना लेगा मगर R3n नहीं बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है व्हाई डज R3p डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बट R3n डबल बॉन्ड O डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि R3p डबल बॉन्ड होता है लेकिन R3n डबल बॉन्ड O नहीं होता है। क्यों? तो आप इसका सिंपल आंसर लिख सकते हो, बहुत सिंपल, यहीं से देखो आंसर कैसे लिख सकते हो। फास्फोरस के कंपेरिजन में नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होने की वजह से नाइट्रोजन में डी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, डी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये अपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं कर पाता है, इसलिए R3n डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं होता है। लेकिन R3p डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट करता है क्योंकि फास्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये अपने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर लेता है, इसलिए एग्जिस्ट करता है। हिंदी में सुना प्रश्न इस तरह से है R3p डबल बॉन्ड O पाया जाता है जबकि R3n डबल बॉन्ड O नहीं पाया जाता, क्यों? तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहां से देखिए R3n डबल बॉन्ड O नहीं होता है क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु आकार फास्फोरस की तुलना में छोटा होता है, जिससे इसके संयुक्ता कोश में रिक्त डी कक्षक नहीं होते हैं। रिक्त डी कक्षक नहीं होने की वजह से ये अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि नहीं कर पाता है, जिससे R3n डबल बॉन्ड O का निर्माण नहीं होता है। जबकि दूसरी ओर R3p डबल बॉन्ड O में फास्फोरस का परमाणु आकार बड़ा होता है, इसके संयोजकता कोश में रिक्त डी कक्षक होता है। रिक्त डी कक्षक होने की वजह से ये फास्फोरस अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि कर लेता है, इसीलिए ये R3p डबल बॉन्ड O पाया जाता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, NCERT एक्सरसाइज का 7.16। क्वेश्चन क्या है, कैन PCl5 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, जस्टिफाई। आपको बताना है क्या PCl5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, जस्टिफाई द आंसर। आपको उत्तर बताना है, आंसर बताना है। हिंदी में सुने, क्या PCl5 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य कर सकता है, तर्क दीजिए, यानी अपना लॉजिक बताना है आपको कि ये क्या पॉसिबल है कि नहीं है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस आंसर को करने के लिए आपको दो बातों का जानना जरूरी है। नंबर 1, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, रिड्यूसिंग एजेंट, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि आप याद रखना कि जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वो अपचायक होता है, और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसमें ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है वो ऑक्सीकारक होता है। क्लियर?
पहले एक बार फिर से सुनिए। इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसिंग एजेंट, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हिंदी में सुने, जिसमें ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि होती है वो अपचायक होता है, और जिसमें ऑक्सीजन संख्या में कमी आती है, जिसकी ऑक्सीजन संख्या घटती है, वो ऑक्सीकारक होता है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर हम 2Ag को PCl5 से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 2AgCl का फॉर्मेशन होता है और PCl3 निकल जाता है। अगर हम SN को 2PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो SnCl4 का फॉर्मेशन होता है और 2PCl3 निकल जाता है। अब हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर पर। आपको पता है अकेला एटम अगर है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, अगर अकेला कोई परमाणु है तो उसका ऑक्सीजन संख्या क्या होती है, 0। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या डियर, 0। अब इस PCl5 में P की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +5। अगर हम इस AgCl में देखें तो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन संख्या कितनी है, +1। अगर हम PCl3 में P की ऑक्सीजन संख्या देखें तो कितनी है, +3। अब आप यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में कि आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, PCl5 पर। इस PCl5 को अगर आप ध्यान से देखो तो इस P में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5, और इस PCl3 में P को देखो ऑक्सीजन नंबर क्या है, +3। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया डियर, डिक्रीज हो गया, यानी ऑक्सीजन संख्या क्या हो गई, इसके अंदर घट गई। और जिसमें ऑक्सीजन संख्या घटती है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी क्या होता है, वो ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ पर PCl5 कौन है, ऑक्सीकारक। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर SN को जब आप 2PCl5 से रिएक्शन कराते हो तो SnCl4 और 2PCl3 का फॉर्मेशन होता है। अकेला एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। इस PCl5 में P का +5 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन संख्या होगी। SnCl4 में SN की यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और इस 2PCl3 में P की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगी। अब आप ध्यान से देखो, इस में भी P की ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 5 है, ऑक्सीजन नंबर 5 है, और इसमें 3 है, तो ऑक्सीजन नंबर क्या हो गया, इसमें भी डिक्रीज हो गया भाई। +5 से क्या हो गया, +3 हो गया। और जिसमें भी ऑक्सीजन नंबर घटता है, जिसमें भी ऑक्सीजन संख्या घटती है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें भी क्या है, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों ही उदाहरण में आपने देखा, दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा कि PCl5 अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, +5 से क्या कर रहा है, +3। इसमें भी देखिए +5 से क्या कर रहा है, +3 कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि आपको पता है कि P फास्फोरस अपना ऑक्सीडेशन नंबर +5 से इंक्रीज कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके फास्फोरस के पास खुद 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए, अभी फास्फोरस के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 से ज़्यादा तो कर ही नहीं सकता ना। ठीक है, 5 से ज़्यादा क्या इंक्रीज करेगा, तो ये 5 पहले से यहाँ दे रखी है, तो 5 से क्या ये डिक्रीज कर सकता है, यानी कम कर सकता है, मगर बढ़ा नहीं सकता। इसीलिए PCl5 क्या करेगा, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। PCl5 हमेशा ऑक्सीकारक की भांति ही व्यवहार करेगा। तो और देख लीजिए, समझा देता हूँ मैं आपको कैसे। ये देखो, ये P का एटॉमिक नंबर कितना डियर, 15। इसको कैसे लिखेंगे हम, 28 एंड दैट इज 5, ये लिख दिया आपने। N = 1, N = 2, N = 3, ये 3 है। तो यहाँ पर सबशेल कितने होंगे डियर, 3 होंगे, SP और ये D। ऊपर 3 है तो सब क्या क्या लिखो, 3 3 3। इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है, तो 3s2 एंड 3p3, और 3d में क्या आ जाएगा डियर, 0। ठीक है, अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए, ये 3s में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3p में यहाँ पर अभी 3 इलेक्ट्रॉन है, और उसका 3d क्या डियर, ये देखिए वैकेंट है। ठीक, अब ये क्या कर सकता है, अभी इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 3s का 3d में चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, और 3p में हो जाएंगे यहाँ पर 3, और 3d में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
तो इसने अपने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर लिए। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, +5, और यहाँ पर कितनी थी शुरू में, +3, है ना। तो यहाँ पर आप खुद देखो ना कि +5 से ये +3 तो कर सकता है, यानी डिक्रीज कर सकता है, मगर +5 से ज़्यादा तो कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसके पास खुद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 5 है। इसके पास खुद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 5 है। अब 5 ज़्यादा तो कर नहीं सकता, इसलिए ये PCl5 हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये PCl5 हमेशा ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स।